अभिनव को देवेंद्र के गुंडों ने किडनैप कर लिया था और अब वह लाठी हाथ में पकड़े उसे मारने के लिए दौड़ भी पड़े थे। चेयर से बंधे हुए अभिनव के पास फिलहाल बचने के लिए चेयर के साथ पीछे गिरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी पीठ पर जोर देकर वह चेयर के साथ पीछे गिर गया और पहले गुंडों की लाठी हवा को काटते हुए खाली चली गई। हालांकि दूसरे गुंडे की लाठी जो उसने थोड़ी नीचे घुमाई थी चेयर से टकरा गई और अभिनव के पैर पर बंधी हुई रस्सी में अटक गई। हड़बड़ी में अपनी लाठी को निकालते हुए ही उसने गलती से अभिनव के पैर की रस्सी भी खोल डाली और इस वक्त बहुत बुरी लात भी खा ली। अबे गधे, रस्सी क्यों खोली? उसके ग्रुप का लीडर उस नाकामयाब गुंडे को पीछे खींचते हुए उस पर चिल्ला पड़ा। तीसरा गुंडा भी अपनी लाठी लेकर अभिनव को मारने आ ही रहा था कि अभिनव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह चेयर अभी भी उसके हाथों से बंधी हुई थी और उसने उसका फायदा उठाने की सोची। पास आ रहे गुंडे के सामने अभिनव झटके से पलट गया और वह गुंडा उस कुर्सी की चारों टांगों से एक साथ लात खाकर दूर जा गिरा। भाई यह तो डेंजर है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। साइड में खड़े बल्लू ने अपने बॉस से कहा। अपनी पीठ पर चेयर लिए दूर खड़ा अभिनव उन लोगों के चेहरे देखकर ही समझ गया था कि वह लोग अभिनव से घबरा गए हैं। ऐसे में अभिनव जोर से हंसा और अपनी चेयर से उन लोगों को सांड की तरह उड़ाने दौड़ पड़ा। वह लोग भी दुम दबाकर वहां से भाग निकले। अभिनव उन्हें इस तरह से भागता देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सर जोर से दुख रहा है। उसके सिर पर चोट लगी थी और उस चोट की वजह से अभिनव को चक्कर आ रहे थे। खून लुढ़क कर अभिनव के होठों तक आ गया था। इससे पहले कि अभिनव पूरी तरह से बेहोश होता, उसने जैसे तैसे उस कुर्सी से छुटकारा पाया और अपना फोन निकालकर अकरम का नंबर डायल कर दिया। इस वक्त अकरम ही उसके सबसे करीब था। लगभग आधे घंटे के बाद अकरम अभिनव के पास पहुंच चुका था। बेसमेंट से बाहर निकलकर अभिनव एक सुनसान सड़क पर अधमरा सा लेटा हुआ था। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। टाइगर, यह सब कैसे हुआ? घबराए हुए अकरम ने अभिनव के पास आकर पूछा। मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभिनव ने अध खुली आंखों से अकरम को देखते हुए कहा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। अकरम ने कहा, घबराओ मत, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। इस पर अभिनव ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है, मुझे घर तक छोड़ दो। और सड़क की दूसरी तरफ इशारा करने लगा जहां उसका घर था। लेकिन अकरम को नहीं लग रहा था कि उसे इस वक्त घर जाना चाहिए। अकरम ने कहा, टाइगर, खून बहुत बह रहा है, ऐसे में घर जाना? अभिनव ने अकरम की बात काटते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अकरम, मुझे बस घर छोड़ दो। अकरम ने देखा कि अभिनव के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे में अकरम ने अभिनव को उठाने में मदद की और उसे अभिनव की गाड़ी तक ले आया। अकरम ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और अभिनव को जैसे तैसे गाड़ी में बैठा दिया। दोनों अभिनव के घर जाने के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में अकरम ने अभिनव से कहा, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगा, अगर तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं रही तो फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। अभिनव ने किसी सीधे बच्चों की तरह अकरम की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसके सर से खून अभी भी टपकता जा रहा था। कुछ देर बाद जब अभिनव अनन्या के घर के बाहर पहुंचा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने एक गहरी सांस ली। वह अब बेहतर महसूस कर रहा था और वह जानता था कि रात भर की नींद उसकी हालत और ठीक कर देगी। अभिनव ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसे अंदर से कुछ लोगों की जोर से हंसने की आवाज आई। अभिनव अंदर आया तो उसने देखा कि शर्मिला, राजीव, अनन्या और चिराग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। यह देखकर अभिनव शॉक्ड हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह लोग इतनी देर रात को डिनर क्यों कर रहे थे। फिर जब अभिनव ने चिराग को देखा तो उसे और ज्यादा जलन होने लगी। न सिर्फ चिराग ने टेबल पर अभिनव की जगह ले ली थी, बल्कि उसने अनन्या को भी अपने ठीक पास में बिठा लिया था। इससे पहले कि अभिनव आगे बढ़ता, चिराग ने हंसते हुए कहा,
मुझे तो यहाँ आना बहुत पसंद है आंटी, और आप लोग चाहे तो मैं ये यहाँ हर रोज आ सकता हूँ, लेकिन यह आपकी बेटी का जो पति है ना, उसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। इस पर शर्मिला ने जवाब दिया, चिंता मत करो, इन दोनों का जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है। शर्मिला के मुंह से यह बात सुनकर अनन्या भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। चिराग ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारने लगा। वह जिस तरह से अनन्या को देख रहा था, अनन्या उससे परेशान हो रही थी। अनन्या ने अपनी नजर नीचे कर ली थी, फिर भी चिराग उसे ही देखे जा रहा था। तभी चिराग ने शर्मिला को देखकर पूछा, क्या मैं कल अनन्या को अपने साथ बाहर ले जा सकता हूँ? शर्मिला के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने उछलते हुए कहा, क्या बात कही है, तुमने बिल्कुल ले जा सकते हो। हेलो। तभी अभिनव, जो कि अभी तक अपनी जगह पर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था, वह आगे आया और उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव की आवाज सुनते ही सब लोग उसे देखने लगे थे। शर्मिला का मुंह उतर गया था और उसने चिढ़ते हुए कहा, ये लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। शर्मिला की इस टिप्पणी पर राजीव ने उसे घूरते हुए देखा। शर्मिला चुप हो गई तो राजीव ने अभिनव से पूछा, अभिनव, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? इस पर अनन्या बोली, यह कल भी इसी टाइम पर आया था, पता नहीं इतनी रात तक बाहर क्या करता है। तभी अनन्या ने नोटिस किया कि अभिनव के सर से खून बह रहा था। खून से उसका चेहरा और उसके कपड़े दोनों खराब हो गए थे। अभिनव ने राजीव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे कुछ काम था, और वह चिराग को गुस्से में देखने लगा। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने चिराग से कहा, क्या बात है, तुम आज फिर यही हो? चिराग ने जवाब दिया, हेलो अभिनव, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद चिराग अपनी जगह से उठा और शर्मिला से बोला, मैं अब चलता हूँ, रात काफी हो गई है। बिल्कुल, मैंने तुम्हें इनवाइट किया और तुम आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही फिर से तुम्हें इनवाइट करूंगी। हमने जो प्लान बनाया है उसे भूलना मत, इसे अपना ही घर समझना। शर्मिला के मुंह से यह बात सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया। चिराग अपने मन से यहाँ नहीं आया था, बल्कि उसे बुलाया गया था। शर्मिला अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। बिल्कुल आंटी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आप जब बुलाएंगे मैं तब चला आऊंगा। चिराग ने यह मुस्कुराते हुए कहा और अभिनव को देखने लगा। अभिनव को उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ में आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वह चिराग का सर फोड़ दे, लेकिन उससे पहले ही चिराग वहां से निकल गया। अनन्या और शर्मिला भी उसे छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। शर्मिला ने दरवाजे पर खड़े होकर चिराग से कहा, तुम्हें पता है अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे है? यह सुनते ही अनन्या शर्मिला को घूर कर देखने लगी। उसके लिए यह सब बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होता जा रहा था। तभी चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो मुझे पता था, पर फिर भी याद दिलाने के लिए थैंक्स। यह सुनकर शर्मिला खुशी से उछल पड़ी और अनन्या को देखते हुए बोली, अरे इसे तो पहले से पता था, इसे कहते हैं असली जेंटलमैन। अभिनव, जो कि पीछे खड़ा होकर यह सब सुन रहा था, उसने हताशा में अपना सिर हिला दिया। पति के सर से खून बह रहा था और पत्नी और सास को जन्मदिन मनाने की पड़ी थी। अभिनव अगर और थोड़ी देर उनकी बातें सुनता तो उसे फिर से चक्कर आने लगते। उसे नींद की जरूरत थी और ऐसे में वह सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सोने से पहले जैसे तैसे अभिनव ने सवारियां ताकि उसका घाव साफ हो जाए। वह बिस्तर पर आया और सोने की कोशिश करने लगा। वह नहीं चाहता था कि अनन्या आए और उससे इस घाव के बारे में तीखे सवाल करे, लेकिन अभिनव के सर से खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ था। इस बीच अनन्या भी अपने कमरे में आ चुकी थी और बिस्तर पर लेट चुकी थी। वह देख रही थी कि अभिनव के सर से अभी भी खून बह रहा था। उसका मन तो बहुत था कि वह अभिनव से इसके पीछे का कारण पूछे, लेकिन यह वक्त ठीक नहीं था। ऐसे में अनन्या अपनी जगह से उठी और फास्ट एड बॉक्स ले आई
और उसने अभिनव के सर पर चुपचाप एक बैंडेज लगा दिया। अभिनव को पता भी नहीं चला कि कब उसके सर से खून बहना बंद हो गया था। अगली सुबह जब अभिनव की नींद खुली तो उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। उसने देखा कि अनन्या भी उठ चुकी थी और उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो अनन्या ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रोज मेरी जिंदगी नर्क बनाने के लिए अलग-अलग तरीके तुम कहाँ से लाते हो? अभिनव उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। भले ही अनन्या गुस्से में थी, लेकिन वह गुस्से में और भी सुंदर लग रही थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे तो नहीं हो गए ना? ठीक से सुनाई तो दे रहा है ना? अनन्या ने अभिनव की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा। उसकी चिढ़ और ज्यादा बढ़ गई थी। अभिनव यह देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहता था और ना ही बनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत थोड़ी खराब है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम और मुझे परेशान नहीं करोगे? हाँ हाँ, मैं फन फैलाए सांप पर भरोसा कर सकती हूँ, पर तुम पर नहीं। अभिनव को अनन्या की बात सही लगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह यह सब जानबूझकर कर रहा था। अभिनव यह भी जानता था कि इस बहस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे में उसने अनन्या से कहा, गुड मॉर्निंग, और वह बिस्तर से खड़ा होकर सीधा बाथरूम में चला गया। जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो पाया कि उसके सिर पर बैंडेज लगी हुई थी। अभिनव हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह बैंडेज उसके सिर पर आई कहां से। तभी उसके दिमाग में अनन्या का ख्याल आया। अनन्या के बारे में सोचते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले ही अनन्या जुबान की कड़वी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। अब अभिनव दोबारा बाहर आया तो उसने पाया कि अनन्या जा चुकी है। वह खुद भी जल्दी से तैयार हुआ ताकि अनन्या के निकलने से पहले उससे मिल सके। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अभिनव भी उनके पास आकर बैठ गया। तभी हरदेव ने कहा, अनन्या, तुम मंडे को एलेक्स कॉर्पोरेशन आ जाना। वहां हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। यह खबर सब लोगों के लिए चौंका देने वाली थी। शर्मिला ने घबराते हुए हरदेव से पूछा, आपको प्रोटेन से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या? हरदेव ने इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा, यह कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी की किस्मत बदल कर रख देगा। अब हमारी कंपनी को नई ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता। हरदेव तो खुश थे, लेकिन शर्मिला अभी भी नर्वस थी। उसने पूछा, तो यह कॉन्ट्रैक्ट लेकर कौन आया है, सनी या अनन्या? यह सवाल कहते ही शर्मिला अनन्या को देखने लगी थी। अनन्या ने अपना सर झुकाया हुआ था और उसका सारा ध्यान खाने में था। वह ऐसे दिख रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शर्मिला ने उसके पैर पर पैर मारते हुए धीरे से कहा, अनन्या। अब अनन्या ने ऊपर देखा और बोली, सनी लाया है। और कौन लाएगा? हरदेव ने कहा। यह सुनते ही अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रानी से साफ साफ कहा था कि यह डील रोक दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी ने उसकी बात क्यों नहीं मानी थी। अभिनव को लगा कि रानी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह नाश्ता खत्म होते ही रानी को फोन लगाकर बुरी तरह से फटकारने वाला था। तभी हरदेव ने कहा, हालांकि अनन्या ने भी भरपूर कोशिश की थी कि वह यह डील ले आए, मैं इसीलिए उसे पार्टी में बुला रहा हूँ। यह सुनते ही अभिनव और ज्यादा जल भुन उठा। अब आगे क्या होने वाला था? घायल अभिनव के सर पर अनन्या ने बैंडेज लगाकर उसे चौंका दिया था, लेकिन अभिनव को उससे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी सेक्रेटरी रानी ने उसकी बात नहीं मानी। डाइनिंग टेबल पर बैठा अभिनव यह देख पा रहा था कि अनन्या का मन कितना खट्टा हो गया था। उसे इतना बुरा लग रहा था कि वह किसी से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। अनन्या जानती थी कि उसे हरदेव सिंह की कुर्सी पर बैठने की, अपनी दावेदारी पेश करने का दूसरा मौका इस जिंदगी में तो नहीं मिलने वाला है। ठीक इसी वक्त हरदेव पाल सिंह का फोन बजा और उसने टेबल पर सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हाँ सनी, बोलो।
हरदेव ने फोन उठाकर खुशी खुशी कहा, लेकिन उधर से सनी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हरदेव की आंखें छोटी हो गईं। उसके चेहरे की से खुशी मानो गायब ही हो गई थी। उन्होंने कहा, क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कल ही तो डील साइन की थी, फिर आज वह कैंसिल कैसे हो सकती है? जैसे ही टेबल पर बैठे बाकी लोगों ने यह सुना तो सभी की हैरान नजरें हरदेव की तरफ घूम गईं। हरदेव ने सनी से आगे कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम ऐसा होने कैसे दे सकते हो? मुझे तो लगा था कि तुम सब संभाल लोगे। तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें दोबारा विचार करना पड़ रहा है? हरदेव की आवाज गुस्से में तेज हो गई थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। जब उधर से सनी कोई सही जवाब नहीं दे पाया तो हरदेव ने गुस्से में फोन काटकर टेबल पर पटक दिया। राजीव ने हरदेव से पूछा, पापा क्या हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। यह सुनते ही सब लोगों के होश उड़ गए, सिवाय अभिनव के। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि कोई आगे कुछ कह पाता, हरदेव ने कहा, टाइगर ने हमारी डील कैंसिल कर दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जो मांगा था हमने वह सब दिया था। हमें इस डील की कितनी जरूरत थी। और हरदेव इससे आगे कुछ नहीं कह पाए। यह खबर सुनकर उन्हें सबसे ज्यादा धक्का लगा था। राजीव ने हरदेव से कहा, ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात टाइगर को पसंद ना आई हो? तभी अभिनव अनन्या की तरफ झुका और उसे धीरे से बोला, यही सही मौका है, मार दो चौका। अनन्या ने अभिनव को देखा और बोली, पागलों जैसी बात मत करो। अगर टाइगर ही एलेक्स के साथ डील नहीं करना चाहते हैं तो उनमें मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अनन्या की बात पर अभिनव ने कंधे उचकाते हुए कहा, किसे पता कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस बीच हरदेव बोले, मैं कंपनी के ऑफिस जा रहा हूँ। अभिनव ने यह सुनकर फिर से अनन्या को देखा। वह चाहता था कि अनन्या इस मामले में कुछ कहे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, हमें देर हो रही है। हरदेव के मुंह से यह बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वह मजे से नाश्ता किए जा रहा था। उसे सनी पर दया आ रही थी। सनी के गाल पर जोरदार तमाचा तो पड़ा था, लेकिन मामला यह था कि सनी को यह पता भी नहीं था कि वह तमाचा मारा किसने है। नाश्ता हो जाने के बाद अनन्या और हरदेव एलेक्स के ऑफिस चले गए थे। राजीव और शर्मिला भी अपने काम से निकल गए थे। शर्मिला के जाते जाते अभिनव से कहा, यह सारे बर्तन साफ कर देना। यह सुनते ही अभिनव का मन किया कि वह शर्मिला का मुंह तोड़ दे। अगर वह अनन्या की मां नहीं होती तो अभिनव उसे ऐसा सबक सिखाता कि वह जिंदगी भर याद रखती। घर में काम करने वाली नौकरानियों का भंडार लगा हुआ था, फिर भी वह बर्तन अभिनव से धुलवाती थी। अभिनव ने अपने आप को शांत किया और सारे बर्तन धो दिए। जैसे ही वह रसोई से बाहर आया तो इतने में उसका फोन बज उठा। यह अकरम का फोन था। हेलो अकरम, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग टाइगर, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैंने कहा ही था तुम्हें कि मैं रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अभिनव ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि अभिनव कमरे के अंदर जा पाता, इतने में दरवाजे की घंटी बज उठी। वह पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चलो, यह बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं फिर भी तुम्हें केयरलेस मत हो जाना और रेस्ट करना, बिकॉज यू नो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अकरम ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। अभिनव ने यह कहकर उसकी बात पर सहमति जताई। फिर अभिनव ने आगे कहा, ठीक है, तुम भी चिंता मत करो, हम भी इस पर एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि इस हमले में दिग्पाल का हाथ हो। जिस दिन तुम अपने पिता की प्रॉपर्टी देखने गए थे, उसी दिन तुम्हारे ऊपर यह हमला हुआ है। मुझे तो लगता है कि दिग्पाल अलायना के ऊपर किसी से नजर रखवा रहा है। मैं उस साले को छोड़ूंगा नहीं। अकरम, शांत हो जाओ। तुम्हें इस हमले के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हमले का दिग्पाल से कोई लेना देना नहीं है, अभिनव ने समझाया। अकरम ने ऊंची आवाज में कहा, तो फिर किसका हाथ है इस हमले के पीछे? गुड़गांव में किसकी इतनी औकात हो गई कि वह तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सके? अकरम,
मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जाओ। यह जिसका भी काम है, मैं खुद ही उससे निपट लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बता दूंगा। अभिनव ने अकरम को शांत करवाया और दरवाजा खोल दिया। फोन पर अकरम ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। दरवाजे पर चाहत खड़ी थी। अभिनव की नजर उसके चेहरे से होते हुए उसकी शॉर्ट स्कर्ट तक चली गई थी। चाहत काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने चाहत की आंखों में देखा और बोला, हे, हेलो, चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत के गाल पर डिंपल पड़ रहा था, जिसे अभिनव ने आज पहली बार नोटिस किया था। चाहत आगे बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह, सो सॉरी, प्लीज कम। अभिनव यह कहकर होश में आया और अपनी इस हरकत पर हंसने लगा। चाहत अंदर आई और अभिनव ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, लेकिन अनन्या अभी घर पर नहीं है। चाहत ने यह सुनकर अभिनव को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पता है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे तो पता है कि अनन्या घर पर नहीं है। क्या? याद करो, चाहत ने कहा। अभिनव अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया जो उसे पता नहीं था। तभी चाहत ने उससे कहा, तुम मुझे आज बाहर लेकर जाने वाले थे, याद आया? यह सुनते ही अभिनव तनी भौं से चाहत को देखने लगा और बोला, मैं? हाँ, तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे आज बाहर लेकर जाने वाले हो, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। चाहत ने जोर देते हुए कहा, मैंने ऐसा कहा था? अभिनव ने दोबारा पूछा। चाहत ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जोर से हंसने लगी। फिर उसने आगे कहा, अब यह मत कहना कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा। सच बताऊं तो मुझे अभी भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। अभिनव फट से बोल पड़ा, ओ, हम दोनों आज साथ में जिम जाने वाले थे, अब कुछ याद आया? चाहत के यह कहते ही अभिनव को सब याद आ गया था, लेकिन अभिनव को लगा नहीं था कि चाहत सच में उसके साथ जिम जाना चाहती थी, पर क्योंकि अब वह यहाँ आ चुकी थी, इसीलिए अभिनव ने कहा, अरे हाँ, मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, तुम प्लीज बैठो। तभी चाहत ने कहा, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेंगे और तुम उन्हें वहीं जिम में चेंज कर लेना, क्या कहते हो? नए कपड़े? अभिनव ने शॉक्ड होते हुए कहा, अरे नई शुरुआत है तो नए कपड़े तो बनते हैं ना। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव न जाने क्यों उसे ना नहीं कह पाया और उसके साथ जाने को राजी हो गया। जैसे ही वह बाहर निकले तो अभिनव की नजर फिर से चाहत के कपड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि उसने डेनिम जैकेट और स्कर्ट पहनी हुई थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चाहत चाह क्या रही है। जब उसने उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, हम लोग सच में जिम ही जा रहे हैं ना? और कहाँ जाएंगे? चाहत ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि हम जिम जा रहे हैं। अभिनव की बात सुनकर चाहत हंसने लगी और बोली, अरे हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली आज यहाँ एक नया जिम खुलने वाला है, मुझे उसके इनॉग्रेशन का इनविटेशन आया था। छोटा सा फंक्शन है, पर श्याम भी वहां आने वाला है। यह सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, श्याम फिर से? अरे नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। इस बार वहां कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें भी बस इसीलिए ले जा रही हूँ ताकि उस दिन हमने श्याम के सामने जो झूठ बोला था वह आज भी श्याम को सच ही लगे। और वैसे भी तुम्हारा या अनन्या का कोई दोस्त वहां नहीं आने वाला है, सो रिलैक्स। तब तो मैं भी इन्हीं कपड़ों में भी चल सकता हूँ ना? ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, चाहत ने कहा। उसके लिए तो अभिनव का चलना ही सबसे जरूरी था, फिर चाहे वह बिना कपड़ों के ही क्यों ना चले। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो चाहत अभिनव के आगे दौड़ने लगी। अभिनव को उसे यह करते देख हंसी आ गई। चाहत आज से बल्कि अभी से 6 पैक एप्स बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर चुकी थी। अभिनव भी उसके पीछे आया और बोला, गाड़ी तुम्हारी ले या मेरी? मैं तो गाड़ी लाई ही नहीं हूँ, चाहत ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। उसका बचपना देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा गाड़ी समेत ड्राइवर बन जाता हूँ। और अभिनव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा।
वह ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि इतने में उसने चाहत से पूछा, पर तुमने अपनी दोस्त को बताया कि तुम उसका पति आज उधार ले जा रही हो? जी बिल्कुल, उसने कहा कि खुशी-खुशी ले जाओ और मैं तो चाहती हूँ कि उसे भेज दो। अगर तुम खरीदना चाहो तो बताना। यह सुनते ही अभिनव और चाहत दोनों हंसने लगे। हालांकि अभिनव को यह बात बुरी लगी, पर वह हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दोनों गाड़ी में बैठे तो चाहत ने फिर से कहा, तुम्हें तो पता ही है ना कि अनन्या तुमसे प्यार नहीं करती है। तुम उससे जितना दूर रहते हो वह उतना खुश रहती है। अभिनव ने इस बात के जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वैसे तुम्हारी गाड़ी है काफी कंफर्टेबल। तुम किसी दिन मुझे पिकनिक पर ले जा सकते हो इस गाड़ी में? चाहत ने अचानक से पूछा। अभिनव इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ क्यों नहीं, बस अनन्या को इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको मैं संभाल लूंगी, चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा और आराम से बैठ गई। कुछ देर बाद वह दोनों एक नए जिम के बाहर पहुंच चुके थे। अभिनव ने गाड़ी पार्क की, पर इससे पहले कि चाहत नीचे उतर पाती, अभिनव ने जोर से कहा, चुपचाप बैठी रहो। अभिनव की ऐसी रुबाबदार आवाज सुनकर चाहत घबरा गई और अभिनव को देखने लगी। अभिनव गाड़ी से नीचे उतरा, चाहत के दरवाजे के पास आया और उसे खोलते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो, आज मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। चाहत ने जब यह देखा कि अभिनव उसके लिए दरवाजा पकड़ कर खड़ा था, तो वह जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या बात है, तुम तो पूरे ही कैरेक्टर में उतर गए। थैंक यू, अभिनव ने कहा और चाहत के उतरने पर दरवाजा बंद किया। जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ जाने के लिए पलटे, ठीक तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुक गई। अभिनव ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाहत की नजर उस गाड़ी पर टिकी की टिकी रह गई थी। असल में वह गाड़ी बिल्कुल अभिनव की गाड़ी जैसी लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह काफी महंगी गाड़ी है। जब अभिनव ने चाहत को उस गाड़ी को देखते हुए देखा, तो उसकी सांस अटक गई। चाहत के साथ अभिनव नए जिम के इनॉग्रेशन में आ चुका था, जहां पर गाड़ी लगाते वक्त ही अभिनव को उसके जैसी एक और गाड़ी नजर आई थी। जहां अभिनव की गाड़ी को जानबूझकर खटारा बनाया गया था, तो वहीं वह दूसरे सेम टू सेम गाड़ी काफी महंगी और चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। चाहत उस गाड़ी को देखे जा रही थी, जिसे अभिनव को यही डर लग रहा था कि वह अब उसकी गाड़ी को लेकर सवाल जवाब न शुरू कर दे। यह तो तुम्हारे जैसी गाड़ी है, चाहत ने पलटकर अभिनव से कहा। अभिनव की सांस फूल गई। उसने बात संभालते हुए कहा, मेरे जैसे कैसी बात कर रही हो चाहत? कहाँ यह ताजमहल और कहाँ मेरी झोपड़ी? नहीं, पर चाहत मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत के लदे संदूकों की कमी नहीं है। माना मेरी जेब तंग है, लेकिन मेरी आंखों में देखो, तुम्हें प्यार की बेशुमार दौलत मिलेगी। देखो देखो मेरी आंखों में, अभिनव ने कहा और चाहत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। चाहत उसका यह रूप देख एक पल को तो हैरान हो गई और अगले ही पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब चलें, हमारे सिक्स पैक एप्स अंदर इंतजार कर रहे हैं, अभिनव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा। चाहत ने हंसकर जवाब दिया, हाँ हाँ चलो। वह दोनों अब जिम की एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगे। अभिनव ने एक राहत की सांस तो ले ली, लेकिन वह थोड़ा हैरान भी था इस सवाल से कि इस इनॉग्रेशन पार्टी में ऐसा एक और कौन आ सकता था जिसके पास सेम टू सेम अभिनव जैसी गाड़ी है। अभिनव को पता था कि पूरे इंडिया में इस गाड़ी के सिर्फ 10 ही मॉडल बेचे गए हैं और यह सभी खरीदने वाले अकेले गुड़गांव या दिल्ली में तो हो ही नहीं सकते थे। फिलहाल अंदर घुसते ही उनके कदम एक बड़े से हॉल में पड़े, जहां की सीलिंग पर अनगिनत लाइट्स लगी हुई थी। जमीन पर ढेर सारी जिम मशीन और उन मशीन के नीचे मार्बल की फ्लोरिंग। काफी सारे गेस्ट उस इनॉग्रेशन की पार्टी में दबा कर खाना खाते हुए नई जिम मशीन्स का टेस्ट भी ले रहे थे, जिसे देखकर अभिनव को हंसी आ रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? चाहत ने पूछा, जिस पर अभिनव ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। एनीवेज पहले कौन सी मशीन ट्राई करेंगे? चाहत ने अभिनव की ओर देखकर पूछा।
इसके बाद अभिनव इधर-उधर घूमकर सभी मशीन्स को बारीकी से देखने लगा। अभिनव शुरू से ही जिम का शौकीन था। वह पहले कई सालों से जिम करता हुआ आया था, जो कि उसने तभी बंद किया था जब डिलीवरी की नौकरी कर करके वह अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। उसके पिता ने भी शुरू से ही अभिनव को फिट रहने की आदत डाली थी और बचपन में जब कभी भी अभिनव आलस करता तो उसके पिता उसे एक लालच देकर फिर से मोटिवेट कर दिया करते थे। इसी लालच के चलते ही उन्होंने मरने से कुछ दिनों पहले अभिनव के हाथों में एक गाड़ी की चाबी थमा दी थी और कहा था कि उसे यह गाड़ी 18वें बर्थडे पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि फिर वह दिन कभी नहीं आया था और अभिनव को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वह गाड़ी थी कौन सी और कहाँ रखी थी। अभिनव ने कहा, मैं पहले ट्रेडमिल से शुरू करूंगा जिससे कि आगे की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए वार्म अप हो जाए। जवाब में चाहत ने मजाक में कहा, जिम में घुसते ही तुम्हारी आवाज किसी इंस्ट्रक्टर की तरह हो गई है। दोनों हंस पड़े और फिर ट्रेडमिल के करीब जाने लगे। उसी वक्त चाहत को पीछे से कोई उसका नाम लेते सुनाई दिया। चाहत, अभिनव और चाहत दोनों उस आवाज को सुनकर पलट गए, जहां पर चाहत को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अर्जुन! एक दूसरे को देखते ही वह दोनों गले लग गए और फिर चाहत ने धीरे से पीछे पलट कर कहा, बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बताओ, मुझे तो लगा था चाहत मैडम बहुत बिजी होंगी, आएगी ही नहीं, बट सीरियसली यार, तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन। बाय द वे, काफी अच्छा इंटीरियर करवाया है जिम का। चाहत ने इधर उधर देखते हुए उस जिम की तारीफ करती। थैंक्स। इतना कहकर अर्जुन की नजरें फिर से अभिनव पर पड़ी। उसे अभिनव की ओर देखते हुए ही चाहत ने उसे अभिनव का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। यह मेरा फ्रेंड है, जिम लवर, हो सकता है तुम्हारा रेगुलर कस्टमर भी बन जाए। चाहत के इंट्रोडक्शन देते ही अर्जुन ने अभिनव की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या बात है, फर्स्ट कस्टमर मिल भी गए। हेलो दोस्त, मेरा नाम अर्जुन है, अभिनव ने कहा। नाइस टू मीट यू। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिलाया। उसका नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी छा गई। अभिनव, अभिनव गढ़वाल? अर्जुन के मुंह से अभिनव का पूरा नाम सुनकर चाहत चौंक गई। अरे तुम्हें कैसे पता चला? चाहत से भी ज्यादा बड़ा झटका फिलहाल अभिनव को लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन का अभिनव के नाम के आगे गढ़वाल लगाना कोई इत्तेफाक था या फिर अर्जुन अभिनव को पहले से जानता था। फिर जब अर्जुन ने अभिनव से हाथ मिलाया तो अभिनव को एहसास हुआ कि उसका हाथ नॉर्मल नहीं था। हैंडशेक करते हुए अभिनव को अर्जुन का हाथ काफी स्ट्रांग लग रहा था और ऐसा स्ट्रांग हाथ कोई इंसान सालों तक लगातार जिम करने के बाद भी नहीं बना सकता था। आखिर यह आदमी था कौन? मैंने तो बस ऐसे ही गैस किया, मुझे पता नहीं था तुम्हारे दोस्त का नाम सच में अभिनव गढ़वाल ही है। अर्जुन ने स्माइल करते हुए चाहत की ओर देखकर कहा। जहां उसकी स्माइल चौड़ी होती जा रही थी, वहीं उसके हाथ की पकड़ भी अभिनव के हाथ पर टाइट होती जा रही थी। हालांकि अभिनव को उसके इस जोर से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस यह जानना चाहता था कि यह आदमी था कौन और इसने उसका पूरा नाम कैसे कर लिया था। इससे पहले कि अभिनव अर्जुन के बारे में कुछ पूछ पाता, पीछे से किसी ने फिर से चाहत के नाम को पुकारा। चाहत, तो तुम भी आ गए। चाहत अचानक अभिनव का हाथ अपनी कमर में डालकर खड़ी हो गई। अभिनव ने सामने देखा तो श्याम उनकी ओर चलकर आ रहा था। तो अपने इस बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आई हो? श्याम की आवाज में जलन साफ झलक रही थी। हम दो जिस्म एक जान है, अलग हो ही नहीं सकते, चाहत ने एक नकली मुस्कान लाकर कहा। चाहत से नजर हटाकर श्याम अब अभिनव की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर रूखापन साफ झलक रहा था। श्याम को उसका यह रूखा चेहरा देखते ही वह रात भी याद आ गई जब अभिनव ने उसे जोरदार लात मारकर उठने लायक नहीं छोड़ा था। श्याम का मन कर रहा था कि वह अभी अभिनव का गला घोंट दे,
लेकिन फिर वह जिम खुलने से पहले ही मर्डर केस में बंद हो जाता। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और फिर अर्जुन की ओर देखा। चलो अब ऑफिशियली तुम्हारे जिम की ओपनिंग कर देते हैं, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी और वह तुरंत ही चाहत और अभिनव की ओर बाय करते हुए श्याम के साथ चला गया। जब श्याम चाहत की नजर से गायब हो गया, उसके बाद ही वह अभिनव से भी दूर हो गई। क्या तुम अर्जुन को पहले से जानते हो? उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। मैं भी अभी यही सोच रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। इनफैक्ट हम दोनों तो पहली बार मिले हैं, अभिनव ने कहा और कहते ही उसे एहसास हुआ कि वह यह कहकर चाहत के मन में डाउट डाल रहा है। इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसने मेरा नाम जिस तरह से गैस किया वह इत्तेफाक हो सकता है। वैसे भी इस शहर में गढ़वाल कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं और सबके सब धांसू हैं। उसे लगा होगा कि तुम मेरे साथ खड़ी हो तो जरूर मैं गढ़वाल ही होऊंगा। तुम तो, चाहत ने कहा और अभिनव के इस मजाक पर उसके कंधे पर चपत लगा दी। अभिनव भी उसके साथ हंसने लगा और बात हवा हो गई। लेकिन अभिनव के मन में वह शक अभी तक दूर नहीं हुआ था जो उसे अर्जुन पर हो गया था। उसी वक्त स्टेज की ओर पहुंचकर अर्जुन ने माइक उठा लिया और एक अनाउंसमेंट शुरू कर दी। वेलकम एवरीवन, अब हम ऑफिशियली जिम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है नई मशीन्स को ट्राई आउट करने के लिए? हम लोग भी वॉलंटियर कर रहे हैं ना? चाहत भी अभिनव की ओर देखकर मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। पूरा दिन थोड़ी ना उस शाम के सामने एक्टिंग करते बैठेंगे, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत भी हंसते हुए अभिनव के साथ भीड़ में से आगे की ओर निकल गई। उनके साथ 3 लड़के और 2 लड़कियां भी वॉलंटियर के लिए आगे आगे थे। अभिनव और चाहत को भी मिला के सभी सिर्फ 4 लड़के और 3 लड़कियां ही थी। इस पर अर्जुन ने कहा, हमें टोटल 5 लड़के और 5 लड़कियां चाहिए। कपड़ों की चिंता मत कीजिए और वर्कआउट भी बहुत लाइट होने वाला है। कम ऑन गाइस, शर्माना क्यों है? कुछ सेकंड के बाद भीड़ से 2 और लड़कियां और 1 लड़का आगे आए, जिससे अर्जुन का टारगेट पूरा हो गया। वेरी नाइस एंड थैंक यू। अब आप लोग ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना आउटफिट चेंज कर सकते हैं, जहां पर कई तरह के भारतीय आउटफिट अलग अलग साइज के आपके लिए रेडी हैं। सारे लड़के प्लीज लेफ्ट की ओर जाएं और लड़कियां राइट की ओर। अर्जुन की अनाउंसमेंट खत्म होते ही सभी वॉलंटियर लेफ्ट और राइट की ओर जाने लगे और हॉल में मोटिवेशनल म्यूजिक भी बजना शुरू हो गया। माइक टेबल पर वापस रखकर अर्जुन उस आदमी से बात करने चला गया जो अभी अभी जिम से उस हॉल में एंटर हुआ था। यही वह आदमी था जो अभिनव के जैसी ही महंगी गाड़ी से उस इनॉग्रेशन में आया था। अभिनव के मन में फिर से यही ख्याल आने लगा था कि उसके जैसी गाड़ी लेकर इस जिम में और कौन आ सकता था। इसी वक्त चाहत उसके सामने चुटकी बजाकर उसे उसके ख्यालों से बाहर ले आई। चलो एक गेम खेलते हैं, चाहत ने कहा और फिर नोटिस किया कि अभिनव अर्जुन की ओर देखे जा रहा था। तुम वहां क्या देख रहे हो? चाहत नोटिस ना कर ले कि वह क्या देख रहा था, इसलिए अभिनव उसके सामने आ गया। हाँ, तुम कौन सा गेम खेलने की बात कर रही थी? ड्रेसिंग रूम से जो भी लेट निकलेगा लंच उसकी तरफ से चलेंगे। शुरू करते ही चाहत राइट वाले ड्रेसिंग रूम की ओर भाग गई। अभिनव ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और वह गोली की तरह भागकर लेफ्ट वाले ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। ड्रेसिंग रूम में घुसते ही अभिनव ने देखा कि बाकी सभी लड़के और लड़कियां कपड़े चेंज करके बाहर निकल रहे थे। अंदर घुसकर उसने देखा कि जिम वालों ने सारा खर्च सिर्फ इंटीरियर बनाने में ही कर दिया था और ड्रेसिंग रूम की साइज पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। खुले लॉकर्स के पास से गुजरते हुए वह चौथे लॉकर के पास आ गया था। उस लॉकर को धीरे से खोलकर अभिनव उसमें से जिम के कपड़े बाहर निकालने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा था। उसके कदमों से जरा भी शोर न आए, इस बात का वह आदमी पूरी कोशिश कर रहा था।
लेकिन फिर भी अभिनव को यह एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई तो है। लॉकर से कपड़े बाहर निकालकर अभिनव तुरंत ही उस इंसान को देखने के लिए पलट गया, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। हालांकि ड्रेसिंग रूम के बाहर से उसे हल्की-हल्की सी फुट स्टेप की आवाज जरूर आ गई थी। अपने कपड़े बदलकर जब अभिनव वहां से बाहर निकला तो उसने देखा कि श्याम दबे पैर ड्रेसिंग रूम के लंबे कॉरिडोर से बाहर निकल रहा था। अभिनव को यह नजारा देखकर थोड़ा शक हुआ, पर वह इस बारे में चाहत को नहीं बताना चाहता था, नहीं तो वह टेंशन में आ सकती थी। वह चुपचाप बाहर आ गया और जिम के मोटिवेटेड माहौल के बीच हर तरह की मशीन से एक्सरसाइज करने में बिजी हो गया। कुछ घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद ही चाहत उसके पास आ गई। तुम अभी तक एक्सरसाइज में लगे हो? मेरी तो हालत टाइट हो गई है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, मैं ही लेट आया हूँ और मुझे लंच के पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए आज यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। चाहत ने आहें भरी और एक थकी हुई आवाज में हार मान ली। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी पैसे लंच के। अभी प्लीज यहाँ से चलो, बहुत भूख लगी है। एक लास्ट सेट बचा है। अभिनव अपनी लास्ट एक्सरसाइज के लिए पूरा जोर लगाने लगा और खत्म हो जाने पर तुरंत ही उठ गया। चेंजिंग रूम में जाकर फिर से नॉर्मल कपड़े पहनकर अभिनव बाहर आ गया और चाहत के साथ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने यह भी नोटिस किया कि उसके जैसी ही गाड़ी जो पहले बगल में खड़ी थी अब वहां से जा चुकी थी। चाहत ने भी यह बात नोटिस कर ली। जो कार यहाँ पर खड़ी थी कितनी मस्त थी ना। अभिनव का दिल फिर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब चाहत फिर से उसकी गाड़ी को लेकर कुछ न कुछ सवाल करेगी, इसीलिए उसने बात पलटने की कोशिश करी। तुम वह छोड़ो, यह बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? चाहत ने अभिनव की ओर देखा, पर वह कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। यहाँ से तो चलो, जो रास्ते पर अच्छा दिखेगा वही खा लेंगे। अभिनव सिर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी उसने साइड मिरर में देखा कि कुछ ही दूरी पर गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उसे ही देख रहा था और उसके डैशबोर्ड पर एक कैमरा रखा हुआ था। कैमरा देखते ही अभिनव हैरान हो गया। आखिर कौन हो सकता था यह आदमी? क्या वह अभिनव का पीछा करने के लिए इंतजार कर रहा था? ड्रेसिंग रूम में श्याम क्यों अभिनव के पीछे पीछे आया था? सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।